नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्ज़ाम होता है 1 से 11 जुलाई को, टोटल 36 शिफ्ट में। यहाँ पर साइंस के सवाल जैसे ही मैंने देखे तो वाकई में देखने को मिला कि सवाल का पैटर्न पूरा चेंज, यानी डीपली सवाल पूछे गए थे। बेसिक जो कंसेप्ट है उससे हटकर यहाँ पर जो वैसे साइंस का पोर्शन रहता है ना एनसीईआरटी बेस्ड, जो आप समझ पाते हो, लेकिन थोड़े और यहाँ पर आपको सोचने को मजबूर करने वाले सवाल पूछे गए। तो ऐसे ही 75 क्वेश्चंस जो इन 36 शिफ्ट में पूछे गए, यानी प्रति शिफ्ट लगभग 25 में से जो जीके के सवाल हैं उनमें 2 सवाल तो साइंस के पूछे गए हैं, और ये सभी साइंस के सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित व्याख्या के साथ देखने वाले हैं, ताकि इनमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको पता चले किस टाइप से एसएससी है यहाँ पर पैटर्न में बदलाव करते हुए नए टाइप के साइंस के सवाल पूछे हैं। तो आने वाले आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे अभी जो आपका सीजीएल का होगा सितंबर में, फिर एमटीएस का है, इन हेतु वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैंडिडेट को एंड तक वीडियो देखना चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन हैं और पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ऑफिशियल पेपर की आंसर की से जितने भी साइंस के सवाल हैं वो एक एक करके देखते हैं। देखिए सवाल तो अभी देख लेंगे, इससे पहले आपको अपने खुद को देखना है। वो कैसे? आपका आकलन करना है। आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लेकिन पता नहीं है कि तैयारी कितनी हो चुकी है, क्या कमियां हैं, सुधार कैसे करना है। इससे तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना है। पास प्रो का क्या फ़ायदा होगा? प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाए। जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, एसएससी के आज तक जितने भी 2016 से 17 से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर है ना वो मॉक फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। उनको आपको अटेम्प्ट करना है और आपकी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी, और वहाँ से आपको कमियों का पता चलेगा, एनालिसिस रहेगा। तो स्मार्ट तरीके से तैयारी 50% आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के मॉक टेस्ट लगाने हैं, वहाँ से कंप्लीट हो जाती है तैयारी। और अभी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया तो टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। इसमें आपको ईयरली पास प्रो के अतिरिक्त यहाँ पर 2 साल का जो पास प्रो है ना वो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी डील मिल रही है। 641 रुपये, यानी 1 साल का 320 रुपये की प्राइस, यानी एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस का ये पास प्रो आप ले लेना। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सहित सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो। और टीटीजी के कूपन कोड से यहाँ पर आपको ये अतिरिक्त डिस्काउंट मिलने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लेना। चलिए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? अनुलेखन की प्रक्रिया, अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से किस प्रकार मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये आनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है, मैसेंजर होता है। तो आनुवांशिक जानकारी है उसका वाहक होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए, और एमआरएनए बनता है डीएनए से। तो ये प्रक्रिया डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो डीएनए के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? अनुलेखन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है पूरकता का सिद्धांत। विकल्प 1 करेक्ट है। ये सिद्धांत बताता है कि एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए टेम्पलेट के पूरक होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन किस प्रकार कनेक्ट होते हैं? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 80 और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 80 इस प्रकार आपस में जोड़ते हैं। और ये विशिष्ट जोड़ तोड़ सुनिश्चित करता है कि एमआरएनए में डीएनए टेम्पलेट से सही आनुवंशिक जानकारी स्थानांतरित होती है। तो बिल्कुल एक टेम्पलेट फिक्स हो चुकी कि ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, तो एमआरएनए में डीएनए टेम्पलेट से सही आनुवंशिक जानकारी स्थानांतरित होती है। अनुलेखन तो आपको बता दिया है, जिसमें मैसेंजर आरएनए अणु का निर्माण होता है। लेकिन प्रतिकृति क्या होती है? प्रतिकृति डीएनए की एक जेरोक्स कॉपी होती है, प्रति, वो बनाई जाती है। और प्रतिकृति कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति देखने को मिलती है। और अनुलेखन हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, चाहे कोशिका विभाजित हो रही हो, नहीं हो रही हो। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी का वो वाहक वहन करेगा। और अनुलेखन है ये कंटिन्यू होगा, लेकिन प्रतिकृति केवल कोशिका विभाजन के दौरान होती है। अब विकल्प आप देखें, इसमें वंशागति का सिद्धांत, अर्धसंरक्षित प्रकृति और रूपांतरण सिद्धांत। तो जो डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति है ना, वो आपको अनुलेखन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। वो प्रतिकृति कैसे करता है डीएनए उसके बारे में बताती है। वंशागति का सिद्धांत है, कैसे लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, अनुलेखन के बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। रूपांतरण सिद्धांत भी बताता है कि डीएनए आनुवांशिक जानकारी को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं।
अगला सवाल जो पूछा है यहाँ पर, जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी। तो ब्रोस्टेड लोरी जो अवधारणा है उससे संबंधित है कि अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया गया। तो ब्रोस्टेड लोरी अम्ल क्षार कंसेप्ट कब प्रस्ताव दिया गया। तो ब्रोस्टेड लोरी अम्ल क्षार कंसेप्ट दिया गया, विकल्प एक आपका करेक्ट है 1923 में। तो ये आपका ध्यान रखना है, ब्रोस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा 1923 में। किस प्रकार सन से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट है क्या। तो ये बताता है कि अम्ल क्या होगा, जो प्रोटॉन यानी H प्लस है वो त्यागेगा दूसरे को देगा, वो होगा अम्ल, जो प्रोटॉन दूसरे को त्याग रहा है। और क्षार क्या होगा, क्षार होगा जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो H प्लस ग्रहण करेगा वो क्षार है और जो देगा वो अम्ल है। यानी जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलते हैं तो अम्ल से एक प्रोटॉन हटकर क्षार को मिल जाता है। यानी जब एक इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोटॉन स्थानांतरण। जैसे उदाहरण के रूप में आप HCl है और उसको पानी में घोलेंगे तो HCl से एक प्रोटॉन हट जाएगा और पानी के अणु में जुड़ जाएगा। इस तरह HCl एक अम्ल का काम करेगा और पानी एक क्षार का। इसी प्रकार NH3 अमोनिया पानी से एक प्रोटॉन ग्रहण करके NH4 प्लस अमोनियम आयन बनता है और यहाँ अमोनिया एक क्षार का काम करता है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन है वो जुड़ रहा है। जो जुड़ रहा है H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है वो क्षार होगा और जो उसे दे रहा है दान वो आपका अम्ल होगा। तो यहाँ पर पानी अम्ल के भांति काम करेगा क्योंकि वो H प्लस आयन दे रहा है। दोनों ही स्थिति में एक बार पानी अम्ल का, एक बार क्षार का काम किया। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर सन का एक और सवाल पूछा है। रॉबर्ट ब्राउन ने विलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो जिगजैग गति का निरीक्षण किस वर्ष किया। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया विलियन में जो कोलाइडी कण होते हैं ना वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं कोलाइडी कण। ये कब बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये ब्राउनियन गति है ना, ये 1827 में ये खोज ब्राउनियन गति के रूप में जानी जाती है और ये ब्राउनियन गति है 1827 में ये खोज हुई थी। कब हुई थी, 1827 में निरीक्षण किया गया। ये जो चौथा सवाल है ना, मैंने हाल ही के एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स में देखा है, जिसमें जेई का भी था, सीपीयू का हुआ है, इधर ये आपका सीएचएसएल का हुआ है, फेज 12 का हुआ है। तो यूट्रिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 2 से 3 एग्जाम में देखा है एसएससी के। यूट्रिफिकेशन क्या है। यूट्रिफिकेशन का मतलब पानी है उसकी सांद्रता किस प्रकार बढ़ रही है। तो इसका आपका विकल्प देखेंगे तो एक करेक्ट है। यानी ये तब होता है यूट्रोफिकेशन जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है। यानी पानी के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गई, नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, नाइट्रोजन तो पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करता है, एक अच्छा पोषक तत्व है। तो इससे पौधे और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। पानी में नाइट्रोजन बढ़ी तो वहाँ पर पानी में पौधे और शैवाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पानी के अंदर पौधे और शैवाल हो जाना, नाइट्रोजन का बढ़ जाना, ये कहलाता है यूट्रोफिकेशन। तो विकल्प एक, यूट्रोफिकेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय जो जहाँ पर भी पानी है ना वहाँ पर पोषक तत्व और उन पोषक तत्वों में भी विशेषकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वृद्धि के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, शैवाल वगैरह हैं, वो पैदा हो जाते हैं। तो ये वृद्धि अक्सर मानवीय गतिविधियों के कारण होती है और जल निकायों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये यूट्रोफिकेशन अच्छा नहीं है, हानिकारक है, अति भी ज़्यादा खराब होती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा है, घुलनशील ठोसों के मिश्रणों को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर घुलनशील ठोसों का मिश्रण है, ठोस मिश्रण है ना, उनको किस प्रकार आप अलग कर रहे हो, गर्म करके, गर्म नहीं ठंडा करके, तापमान को धीरे धीरे कम करके। जो ठोस है उनको तापमान को कम करके कैसे अलग करेंगे। बहुत से ऐसे ठोस होंगे जो तापमान कम करने पर पहले फ्रीज होते हैं। आप कहेंगे ठोस तो ऑलरेडी फ्रीज है, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है कि जो ठोस है ना उनको सबसे पहले एक गर्म विलायक में घोलेंगे। घुलनशील ठोस है ना, वो घुलनशील है, वो लिक्विड फॉर्मेट में आ गई, गर्म विलायक में जैसे ही घोला, अब वापस उनको अलग करना। अब दो लिक्विड फॉर्मेट में ठोस है ना, पहले ठोस थे, क्रिस्टल फॉर्म में थे, अब जैसे ही उन्हें एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोला गया तो लिक्विड फॉर्म में आए। अब लिक्विड फॉर्म के बाद उसे फ्रीज करना है। अब फ्रीज करेंगे, कुछ ठोस है वो जल्दी फ्रीज होते हैं और कुछ लेट होते हैं। जल्दी फ्रीज जो हो गया उनको हटा देंगे और लेट वाला रह जाएगा। इस प्रकार तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि कहलाती है प्रभाजी क्रिस्टलन। एक होती है दोस्तों प्रभाजी आसवन। आसवन में क्या होता है, उसमें क्वथनांक देखा जाता है, यानी जो दरो होते हैं ना, दो दरो मिक्स है,
इसमें दो ठोस मिक्स है। प्रभाजी आसवन में दो लिक्विड को कैसे अलग करना है, तो लिक्विड का अलग अलग क्वथनांक होता है, कोई लिक्विड पहले उबलता है, कोई लेट उबलता है, तो उनको अपन गर्म करके वाष्प में भाप में बदलेंगे और पहले जो भाप में जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले भाप में बदल जाएगा, उसे फिर ठंडा करके अपन एक बीकर वगैरह में पात्र में अलग कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो बहुत ज़्यादा क्वथनांक होता है तो लेट भाप में बदलते हैं, तो वो बाद में अपन इकट्ठा कर देंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे उनको वाष्पित करके अपन अलग करते हैं, वो प्रभाजी आसवन रहता है। ऊर्ध्वपातन तो आपको पता है सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दरों में बदलते ही नहीं है, डायरेक्टली ठोस से गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर है, जैसे नौशादर है, ठीक है, कपूर नौशादर। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये डायरेक्टली ठोस से आपके गैस में बदल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते ही नहीं हैं। तो ये प्रमुख रूप से ऑप्शन थे, इनमें से प्रभाजी क्रिस्टलन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर द्वारा किया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों वर्टिब्रेटा में। किस में होती है? वर्टिब्रेटा, जिसे आप कशेरुकी बोलते हो। तो वर्टिब्रेटा संबंधित पूछा गया है। कशेरुकी की बात करें, वर्टिब्रेटा की बात करें, तो इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंत कंकाल पाया जाता है। वास्तविक मेरुदंड होता है वर्टिब्रेटा में, कशेरुकी में। इसकी पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता करती है। अपन वर्टिब्रेट है, ठीक है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देहगुआ वाले जंतु है। सभी कशेरुक जीवों में मुख्य लक्षण निम्न है। जो वर्टिब्रेटा है उसमें एक तो नोटोकॉर्ड होगा, एक पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु होगा, त्रिकोणिक शरीर होगा, युग्मित क्लोम थैली और देहगुआ देखने को मिलेगी। तो ये है वर्टिब्रेटा की विशेषताएं। अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा वर्टिब्रेट जो 5 प्रकार के होते हैं उनसे एक अलग से सवाल है आगे, उनको आगे देखेंगे विस्तार से। उससे पहले अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर पूछा है 1913 में एक्सरे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? 1913 में परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको पता है आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी की ही बात हो रही है, विकल्प 2 करेक्ट है। आवर्त सारणी की अपन बात कर रहे हैं तो मोजले ने आवर्त सारणी 1913 में, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बेस पर एक्सरे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज इन्होंने ही की थी, हेनरी मोजले ने। 1869 में मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एडजस्ट किया और आवर्त सारणी का निर्माण किया 1869 में मेंडलीफ ने। इससे पहले 1817 में रसायनज्ञ जो त्रिक बनाया था डोबेराइनर ने, डोबेराइनर का त्रिक 1817 में। अगला सवाल देखते हैं। मेंडल ने किसके आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम मेंडल ने किस आधार पर दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंडल ने किस आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम दिया था? तो वो आधार है डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था इन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉसेस ने उन्हें 2 अलग अलग लक्षणों की वंशागति के पैटर्न का अध्ययन करने की अनुमति दी। 2 अलग अलग लक्षण हैं और वो किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते उसका पैटर्न को समझने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था यहाँ पर स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम देने के लिए मेंडल ने, ठीक है। और उन्होंने ये पाया कि जब 2 अलग अलग लक्षण का वंशागत पैटर्न देखा तो पाया कि इन लक्षणों के एलील, जो जीन में एलील होता है ना, रूप होता है एलील, एलील स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना वंश में चले जाते हैं। और ये जो लक्षण अलग अलग है ना, इनके एलील स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करते हैं और बिना प्रभावित किए वंश दर वंश आगे बढ़ जाते हैं। एलील एक जीन के वैकल्पिक रूप है, एलील जीन के ही रूप हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको जो ऑप्शन में दे रखा था इसमें आपका होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल एक लक्षण के लिए शुद्ध प्रजातियां क्रॉस की जाती हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ते हैं। उनके एलील होते हैं ना, जो जीन के विकल्प होते हैं वो प्रभावित नहीं करते। तो ये स्वतंत्र वर्गीकरण मेंडल ने दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। पौधों की पत्तियों में जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधों की पत्तियों से पानी है वो किस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है गैस में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो ये पूरा भोजन पत्तियों में बनता है तो उसे खाद्य फैक्ट्री बोलते हैं। और पत्तियों में ही रंध्र होते हैं जिसे आप स्टोमेटा बोलते हैं और उन स्टोमेटा से पानी है वो बाहर निकलता है और जिससे पेड़ पौधा
तापमान भी नियंत्रित कर पाता है, तो वो पेड़ पौधों से पानी बाहर निकलता है, वो होता है वाष्पोत्सर्जन। लेकिन यहाँ पर पौधे की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसमें आपको एक ऑप्शन दे रखा है बिंदु स्राव, तो ये आपको करेक्ट करना होगा। बिंदु स्राव यानी जो पत्ती होती है ना, पत्ती जैसे कि ये आपके कोई पत्ती है, तो इनके किनारों से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, सिर्फ किनारों से पानी बाहर निकलेगा, तो वो होगा बिंदु स्राव। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी जल के रूप में हानि हो रही, तो बिंदु स्राव करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प पर अपन फोकस करते हैं। दाब प्रवणता, जीवद्रव्य कुंचन, ये चीज़ क्या है? तो बिंदु स्राव यानी पौधे अपनी पत्तियों के किनारों पर जल की छोटी-छोटी बूंदें छोड़ते हैं, और ये आमतौर पर रात में होता है, जब वाष्पोत्सर्जन रात में नहीं होता है। और ट्रांसलोकेशन जो स्थानांतरण दे रखा था, ये वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का उत्पादन स्थल से पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। पत्तियों में भोजन बनता है, लेकिन तना वगैरह उनमें भी भोजन स्थानांतरित होता है, वो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। एक दाब प्रवणता ऑप्शन दे रखा है, ये दबाव में अंतर को दर्शाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरल पदार्थ के प्रवाह को प्रेरित करता है दबाव में अंतर के कारण। अब जीवद्रव्य कुंचन ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन देखने को मिलता है, जैसे आप बोलते हो। तो प्लाज्मोलाइसिस, इसमें क्या होता है, पादप कोशिका को आपने रख दिया अतिप्रासरी विलयन में। अतिप्रासरी विलयन यानी जिस विलयन की सांद्रता पादप कोशिका के अंदर सांद्रता है ना, उससे बहुत ज़्यादा है विलायक की सांद्रता। तो विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, ऐसी पादप कोशिका को आपने रख दिया अतिप्रासरी विलयन में। तो होगा क्या, पादप कोशिका है ना, वहाँ से जल है वो कोशिका से बाहर निकलेगा और अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, और कोशिका का जीव द्रव्य है वो सिकुड़ने लगता है। जीव द्रव्य जिसमें आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है, तो जीव द्रव्य सिकुड़ेगा और जीव द्रव्य संकुचन होकर कोशिका के बीच एक कोने में संघटित दिखाई देता है। ये क्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है, यानी कोशिका का सिकुड़ जाना, उनमें से पानी जब बाहर निकलेगा अतिप्रासरी विलयन में रखेंगे। एक दोस्तों कोशिका द्रव्य होता है, एक जीव द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर की सभी सामग्री, जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको सामग्री देखने को मिलती है केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक के अलावा कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, RER है, SER है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपकी कोशिका द्रव्य हैं, जो भी द्रव्य लिक्विड वगैरह। लेकिन जीव द्रव्य होता है कोशिका का, कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी यदि शामिल कर देना, तो वो आपका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, और उनका ही कुंचन होता है वहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो आप कोलाइड में देखते होंगे द्रव में ठोस, जो प्रेक्षेपण माध्यम प्रेक्षिप्त अवस्था, तो इन्हीं का पूछा है। द्रव में ठोस यानी द्रव ज़्यादा है, माध्यम द्रव है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। दरों में ठोस है, दरों ज़्यादा है, ठोस कम है। तो दरों ज़्यादा ठोस कम ये देखने को मिलता है आयोडीन टिंचर में। ठोस कम दरों ज़्यादा, तो आयोडीन जो ठोस फॉर्म में, बाकी इसमें क्या होता है, पानी होता है, अल्कोहल होता है। आयोडीन टिंचर की बात करें तो ये आपका एंटीसेप्टिक होता है। इसे अक्सर छोटे घावों को साफ करने में, आप कीटाणुओं को मारने में काम लेते हो। इसमें होता क्या है, एथेनॉल यानी अल्कोहल होता है, एथेनॉल के साथ में पानी का मिश्रण और साथ में आयोडीन मिक्स होता है। तो एथेनॉल पानी लिक्विड ज़्यादा, आयोडीन बहुत कम है, तो दरों में ठोस हो गया ना आयोडीन टिंचर। बाकी आप देखेंगे ये तो एक प्रकार की मेटल्स का ही मिश्रण है, पीतल है, कांसा है। विनेगर में तो सिरका में एसिटिक एसिड ही होता है लिक्विड। लेकिन आपको दरों में ठोस पूछा तो आयोडीन टिंचर हो जाएगा। पीतल कांसे की बात करें तो कांसा, कांसे में क्या होता है, इसमें आपका कॉपर और टिन होता है। जो ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, उसमें कोई कितना एलोई का कंपोजिशन होता है, ब्रॉन्ज में तांबा होता है लगभग 90% और टिन होता है 10%। इसी प्रकार पीतल में भी क्या होता है, तांबा तो होता ही है भाई, ब्रास हो जाए या फिर ब्रॉन्ज हो जाए, दोनों में तांबा होगा, लेकिन पीतल में जस्ता भी होता है। अगला देखते हैं अपन। बाकी यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, कोलाइडी कणों में किस प्रकार आपस में जब मिलती हैं अवस्थाएं माध्यम में तो क्या बनता है। तो ये जो कोलाइडी विलयन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गैस के अंदर दरो, गैस ज़्यादा है और दरो कम है तो एरोसोल हो जाएगा, और गैस के अंदर ठोस को भी एरोसोल बोलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन दोनों में उदाहरण अलग अलग है। जैसे गैस के अंदर दरो है तो वो कोहरा बादल कुहासा है, ये एरोसोल है। गैस के अंदर ठोस है तो वो धुआं है, धुआं गैस के अंदर ठोस है, न कि दरो है। स्वचालित वाहन का निथार है, एग्जॉस्ट जो वाहन से निकलता धुआं है या फिर धुआं हो गया, उसमें गैस के अंदर ठोस है। दोनों ही केस में गैस में दरो हो गया, ठोस हो गया, इन्हें आप एरोसोल बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें, दरों के अंदर गैस यानी दरों ज़्यादा है,
गैस कम है तो वहाँ पर फॉर्म बन जाएगा, जो शेविंग क्रीम में आपको देखने को मिलता है। और दरों के अंदर, दरों को इमल्सन बोलते हैं, दूध फेस क्रीम वो इमल्सन है, लिक्विड प्लस लिक्विड आगे सॉल भी आएगा। दरों के अंदर ठोस, ये सॉल बोलेंगे। दरों ज़्यादा ठोस कम, जो अभी आपने देखा था आयोडीन टिंचर में, दरों के अंदर ठोस था वो आपका सॉल हो जाएगा। मैग्नीशियम मिल्क है, कीचड़ है, आयोडीन टिंचर हो जाएगा। ठोस के अंदर गैस, ठोस ज़्यादा गैस कम, तो वो फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म है, स्पंज है, प्यूमिस है, ये सभी ठोस के अंदर गैस। ठोस के अंदर दरो, ठोस ज़्यादा दरो कम, वो आपका जेली टाइप हो जाएगा, पनीर है, मक्खन है। और ठोस के अंदर ठोस है, ठोस सॉल है, रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच, ये सभी कोलाइडी के गुणधर्म थे। और कोलाइड क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। बहुत कण छोटे होते हैं, इतना छोटा होता है कि आप आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये एक तरीके से विषमांगी है। छोटे कण अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोलाइड में आपको आंख से नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण है। काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। अगला सवाल, पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती है? कोशिकाओं का रक्त प्रवाह गति में मदद करता है, भीतर वाहिकाओं की लाइनिंग गति में मदद करता है, कोशिका परत की मोटाई गति में मदद करती है। पेशीय कोशिकाएं कैसे गति में सहायक है? इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। एक बार सिकुड़ेगी, दूसरी बार एक्सपेंड करेगी, सिकुड़ेगी और एक्सपेंड करेगी, और वहीं से मोशन स्टार्ट होती है, संकुचन और विश्राम के दौरान। विकल्प 4 करेक्ट है। अगला सवाल है, एन फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में कितने गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है? एन फेरों वाली एक कुंडली है, इसके सापेक्ष यदि इसमें एक ही फेरा हो, एन फेरा नहीं हो, एक फेरा हो, तो एक फेरों वाली कुंडली के सापेक्ष एन फेरों वाली कुंडली का जो विद्युत क्षेत्र आपको पूछा है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कितना बड़ा होगा? तो एक से ज़्यादा है ना एन फेरे। अब आपको बता दूं, जो भी उत्पन्न क्षेत्र होता है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अब एन फेरे हैं तो एन गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एन गुणा, ज़्यादा हो जाएगा उनका क्षेत्र। बिल्कुल ईजी है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, टी। अब इसको सीजीएस में गॉस भी कहते हैं। एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं। एक दोस्तों वेबर भी मात्रक होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय प्रवाह जो फ्लक्स है ना, उसका मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। फिर अगला सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? अपना लिंग मेल से फीमेल, फीमेल से मेल कर सकता है, ऐसा कौन सा जानवर है भाई लिंग चेंज कर सकता है ऑटोमेटिकली अपने जीवन काल के दौरान? तो यहाँ पर विकल्प में आपको घोंगा दिख रहा है ना, ये घोंगा है ना, ये लिंग चेंज कर सकता है। मोलस्का संघ में आता है घोंगा, स्नेल ऐसे आप बोलते हो, स्नेल घोंगा, ये अपनी लिंग परिवर्तित कर सकता है। इसके अतिरिक्त लिंग परिवर्तित कौन कर सकता है? क्लाउन फिश कर सकता है, हॉक फिश है, सी बास है, हम्पेड रेसे हैं, कार्डिनल्स हैं। तो क्लाउन फिश, हॉक फिश, सी बास, ये भी अपना लिंग है वो सेक्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई विमन, इनको क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की जो पांचवी अवस्था, पांच अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है वो कब दिया गया? एनसीईआरटी क्लास 9 में ये आपको एज इट इज़ लाइन देखने को मिल जाएगी। 2001 में दिया गया है। किन्हें दिया गया है 2001 में भौतिकी का नोबेल? कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटरले, कार्ल ई वीमन को दिया गया है। ठीक है। अब बोस आइंस्टीन संघनन ये किस प्रकार की अवस्था है? सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। बोस नाम कहाँ से आ रहा? सत्येंद्र नाथ बोस से आ रहा, जिन्होंने गणनाएं की पांचवी अवस्था के लिए 1920 में। लेकिन इन गणनाओं को आगे बढ़ाया, उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन, तो आइंस्टीन का भी नाम आ रहा है, पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बीईसी कहा गया। अब सामान्यतः ये बीएसी होती क्या है? बीएसी वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बीएसी कैसे प्राप्त होती है? जो अपनी सामान्य वायु का घनत्व है ना, कणों का घनत्व किस प्रकार दूर दूर है, उससे ज़्यादा और दूर कर दो उन्हें। 1,00,000वां भाग, वायु के घनत्व का 1,00,000वां भाग, कितना भाई कम घनत्व हो जाएगा उसका। उस घनत्व की गैस को क्या करेंगे? बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करेंगे ना, तो बीएसी तैयार होगी। सबसे पहले तो इतना कम घनत्व करना पड़ेगा वायु का, जनरल जो घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग, उसे ठंडा करेंगे तो अपन को बीएसी प्राप्त होगी। तो इस हेतु और आगे जो उन्होंने
परीक्षण किया है कॉर्नेल कैटरले वेमन ने, और इन्हें दिया गया है भौतिकी का नोबेल 2001 में। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पता ही है। एक अवस्था दोस्तों प्लाज्मा भी होती है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, तो गैस को आयनीकृत करेंगे तो वहां पर प्लाज्मा अवस्था देखने को आपको मिलती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए प्रतिकृति के लिए किसमें? जंतु कोशिका में डीएनए की फोटोकॉपी के लिए कौन से एंजाइम जरूरी है? करेक्ट आंसर विकल्प 2। इसमें आपके हो जाएगा टोपोइजोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज। तो ये टोपोइजोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज, ये एंजाइम, 4 एंजाइम जरूरी हैं डीएनए फोटोकॉपी के लिए जंतु कोशिका में। अगला सवाल, हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इन्होंने किस वर्ष में ये खोज की कि एक दिक् सूचक, एक जो कंपास होती है ना, उसकी सुई के निकट रखे गए धातु के तार में, उसके निकट एक धातु की तार रखी जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके पास में जो कंपास रखी थी ना, उसकी सुई में विक्षेप आ गया, सुई है इधर उधर विक्षेपित हो गई है। तो ये ऑरस्टेड ने प्रयोग किया था। कब किया था ये ऑरस्टेड ने प्रयोग? कि कोई कंपास के निकट अपन एक ऐसा वायर रखे जिसमें धारा प्रवाहित करते ही कंपास की सुई है वो विक्षेपित हो जाए। 1820 में ये ऑरस्टेड ने प्रयोग किया था। कब किया था? 1820 में। अब सन से देखो, 3 से 4 सवाल तो डायरेक्टली सन से पूछ लिया है, कब हुआ है कोई प्रयोग। वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है? काफ़ी बार बोलते हैं ना, VR वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें आपके आँख के आगे कुछ एक डिवाइस है वो पहना दिया जाता है और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। आभास होता है कि मैं कहीं और हूँ, कोई घूम रहा हूँ, कोई गेम्स में। इस प्रकार 3D, यहाँ पर 6D 7D वो नाम देते हैं। साथ साथ आपके कुछ ऐसी मशीन पर बैठाया जाएगा जो मूवमेंट करती है, जैसे कोई आप आगे बढ़ रहे हो और उसके अंदर आगे स्क्रीन आपके आंखों के आगे रहेगी, वो चलती रहेगी, आपको दिखेगा। तो वो दृष्टि पर ही आधारित होगा। विकल्प 2 करेक्ट है, दृष्टि। वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले मुख्य दृष्टि को लक्षित करती है। ये डिस्प्ले आंखों के सामने एक आभासी वातावरण है वो प्रस्तुत करती है और आपको एक रियल सा अनुभव होता है वहाँ पर 3D मॉड्यूल्स के जरिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है, अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हो? अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हो? तो विकल्प इसमें 3 करेक्ट हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद, जैसे ही प्रतिकृति हो जाए, फोटोकॉपी बन जाए डीएनए की, तो प्रत्येक डीएनए अणु में जैसे ही फोटोकॉपी बनेगी तो उसमें क्या क्या चीज़ बनेगी? तो प्रत्येक डीएनए अणु में एक तो पैतृक, यानी जो वंश से आया है, पैतृक है, माता पिता से आया है अणु में, डीएनए अणु में एक तो पैतृक सूत्र होगा और एक नव संश्लेषित सूत्र होगा। एक तो नया और एक पैतृक होगा। 2 चीज़ देखने को मिलेगी प्रतिकृति में डीएनए की। एक तरीके से प्रतिकृति के दौरान मूल डीएनए डबल हेलिक्स 2 स्टैंडर्ड में खुल जाता है। मूल डीएनए होता है डबल हेलिक्स में खुलेगा। प्रत्येक पुरानी स्टैंडर्ड माँ के साथ एक नई स्टैंडर्ड का निर्माण करेगी। परिणाम स्वरूप प्रत्येक नए डीएनए अणु में एक पुरानी स्टैंडर्ड जो अपनी पैतृक रूप से आ रही है अपने पास, और एक नई स्ट्रैंड। तो डबल हेलिक्स 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक तो पुरानी स्ट्रैंड और एक नई स्ट्रैंड का मिलन होगा। यह अवधारणा मैट्टू मैसलसन और फ्रांसिस स्टाल का प्रयोगशाला जो प्रयोग हुआ था 1950 है उसके माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट अपना है 19वां सवाल। सवाल देखिएगा, इजी है ये आपके लिए। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक किसने विकसित की थी? भोजन में सूक्ष्म जीव है उसकी वृद्धि को रोकना है, जैसे कि दूध खराब होने से आपको बचाना है, दूध के अंदर सूक्ष्म जीव है उसको खत्म करना है, किस प्रकार वृद्धि रोकना है? तो उसे आप पहले एक तापमान बढ़ाएंगे फिर उसे ठंडा करेंगे। ये पद्धति अपनाई थी लुई पास्चर ने और इस चीज़ को कहा जाता है पाचुरीकरण। ठीक है, और पाश्चराइजेशन इसे आप बोलते हो। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीक लुई पाश्चर ने विकसित की। ये प्रक्रिया पाश्चराइजेशन कहलाती है। पाश्चराइजेशन में भोजन या तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर, एक फिक्स तापमान पर उसे गर्म करेंगे ताकि उसमें मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाए। ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जैसे ही सूक्ष्म जीव मर जाएंगे भोजन को अपन ठंडा कर देंगे और भोजन की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार आता है। अगला सवाल, हेनरी बेकरल ने 1903 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हेनरी बेकरल को 1903 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में हेनरी बैकुरल को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला है। अब उन्होंने पाया कि यूरेनियम युक्त पदार्थ स्वतः ही रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, उन्हें कोई उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ही वो रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जित हमेशा करते रहेंगे। तो ये स्वतः स्फूर्त होता है, स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जित होते हैं। ये खोज रेडियोधर्मिता के अध्ययन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, तो हेनरी बैकुरल को इस हेतु 1903 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने ये खोज की थी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। दो वायर हैं, एक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरी उसके बगल में अन्य तार है, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित है वो कर सकती है। ये किसने खोज की थी? तो ये दोस्तों की थी आंद्रे मेरी एम्पियर ने की थी। 1820 में उन्होंने पाया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है 1820 में। इस खोज ने विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एम्पियर के नियम के रूप में जाना जाने लगा। तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने इस प्रकार है पहली बार खोज की थी 1820 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, वर्गी की जो टैक्सोनॉमी है उसमें कौन सा क्रम सही है? शुरुआत कहाँ से होती है? वर्गी की टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यहाँ पर बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ अपन जा रहे हैं, तो प्रजाति सबसे छोटी इकाई ये बता रहे हैं। तो प्रजाति वंश तो सभी में है। यहाँ पर प्रजाति वंश के बाद आता है दोस्तों कुल आता है, कुल इसमें भी है। कुल के बाद गण आता है, गण इसमें भी है। अब दो विकल्प, गण के बाद वर्ग आता है और लास्ट में संघ आता है, फाइलम लास्ट में, संघ लास्ट में। तो ये चार हो जाएगा। वैसे अपन क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी की बात करें तो विभिन्न स्तरों पर जीवों का उपसमूह में इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की, आधारभूत इकाई है वो आपकी हो जाएगी जाति, स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आती हैं जीन्स यानी वंश आता है। वंश के बाद अपनी फैमिली आएगी, कुल आएगा। कुल के बाद आएगा गण, ऑर्डर आएगा, और गण के बाद आएगा वर्ग। वर्ग के बाद जो संघ, जगत आप बोलते हो, फाइलम है, वो देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से रहती है वर्गीकरण का सही क्रम। नेक्स्ट, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक, उस योगदान हेतु उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है। और बोरलॉग को भारत की तरफ से 2006 में सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण भी दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में गैस में प्रक्षिप्त दरों की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं? ये आपको बता दिए। गैस के अंदर दरों, ठीक है, दरों और गैस, गैस में प्रक्षिप्त दरों की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं। गैस में या तो दरों या गैस में ठोस। तो दो चीज़ आपने एरोसोल में देखी थी। गैस में दरों हैं जो आपने कोहरा देखा था, ठीक है, और गैस में ठोस है जो आपने धुआं देखा था। धुआं गैस में ठोस है, गैस में दरो जो कोहरा है, ये दोनों ही आपने कहा था एरोसोल है, और यहीं से देखने को मिला एरोसेल। जेल क्या होता है? जेल होता है ठोस में दरो। ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। जेल होता है ठोस में दरो। इसके अतिरिक्त इमल्सन दरों में दरो होता है। एरोसोल गैस में ठोस या गैस में दरो, दोनों ही एरोसोल है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म जब बनेगा जब दरो ज़्यादा हो, गैस कम हो, झाग बनेंगे ना। उसके बाद ठोस में गैस होती है तब भी फॉर्म बन जाएगा। ये दो चीज़ें फॉर्म की, एक ये एक ये। या तो फॉर्म बनने के लिए आपके दरों के अंदर आपने गैस छोड़ दी, या फिर ठोस के अंदर गैस छोड़ी तो भी वो स्पंजी हो जाएगा, फॉर्म बन जाएगा। और ठोस में ठोस, ठोस सॉल है, ठोस में दरो जेल है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकीय के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकीय के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। अकशेरुक, कशेरुक नहीं बोला है, अकशेरुक पूछा है यहाँ पर। उसमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल तो कशेरुक में होता है। ये बोधन अकशेरुक के रूप में गलत कथन। क्या अकशेरुक में रीढ़ होगा, आंतरिक कंकाल होगा? नहीं होगा अकशेरुक में, ये तो कशेरुक में होते हैं। तो ये पहले से ही इन्होंने स्टेटमेंट अकशेरुक के संबंध में गलत दे दिया, तो पहला ही विकल्प करेक्ट है। बाकी अकशेरुक में खुला परिसंचरण प्रणाली होगी, वितरण में कोई रचना नहीं होगी। अकशेरुक इसमें ठोस तंत्रिका रज्जुकों की एक जोड़ी होती है जो उदर में स्थित होती है और खंडित रूप से व्यवस्थित
गैंग्लिया को प्रभावित करती है। उसमें रेडियल या द्विपक्षीय शरीर होता है, त्रिकोणक नहीं होता द्विपक्षीय। तो और अकशेरुक की बात हो रही है तो आपको बता दूं, ये तो अकशेरुक का गलत है। उसमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है कशेरुक में होता है, अकशेरुक में नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं अपन। एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर मीटर की रीडिंग घटकर कितनी हो जाएगी, ये आपको देखना है, हल करना है। एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई को दोगुनी कर दें तो ए मीटर की रीडिंग में क्या आती है, धारा आती है। एम्पियर में आई आती है ना, ए मीटर की रीडिंग में धारा का माप किया जाता है। तो यहाँ पर तार की लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध प्रभावित होगा। आपको पता है आर बराबर होता है रो एल एल अपॉन ए होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन लंबाई को यदि दोगुनी कर रहे हैं ना, लंबाई समानुपाती होती है प्रतिरोध की, तो लंबाई दोगुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी एक तरीके से दोगुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, नया आर 2R हो जाएगा, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। अब प्रतिरोध दोगुना हो गया तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है धारा क्या होती है, V बराबर आई आर होती है, या फिर I बराबर V अपॉन आर, यही कहता है ओम का नियम। तो यहाँ पर धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा यहाँ पर 2R करेंगे तो धारा आधी हो जाएगी ना, आर के स्थान पर 2R करेंगे तो ये हाफ हो गई ना धारा पूरी, V अपॉन आर, ये आई तो हो गई हाफ, हाफ होना मतलब आधी हो जाएगी। विकल्प 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभज्युतक का एक भाग है। जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभज्युतक का एक भाग है। जड़ आगे कैसे बढ़ती है, उसमें विभज्युतक होता है सबसे एंडिंग हिस्से में। तो कौन सा है यहाँ पर जड़ों में पाया जाने वाला शिखर विभज्युतक का भाग है, तो यहाँ पर प्रोटोडर्म हो जाएगा। अधित्वक, विकल्प 4 करेक्ट है। अधित्वक जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभज्युतक का एक अभिन्न हिस्सा है। ये एक प्राथमिक उत्तक है जो भविष्य में जड़ के बाहरी आवरण यानी अधिचर्म एपिड्रम का निर्माण करता है। जड़ का बाहरी आवरण होता है ना, जड़ है, जड़ की जो एक तरीके से आप कहेंगे चमड़ी, त्वचा जिससे बनी होती है ना, जड़ की त्वचा, वो किससे बनी होती है, इस आदित्वक बनाता है इनको। अक्षयकाली जो ऑप्शन में दे रखा है, विभेदक सहोनी उत्तक जो दे रखा है, और लीप प्रिमोर्डियम दे रखा है। ये तने में पाए जाने वाले शिखर विभज्युतक के भाग है, जड़ों में नहीं। ये तीनों ही तने में पाए जाते हैं, शिखर विभज्युतक जड़ में नहीं पाए जाते हैं। शिखर विभज्युतक एक प्रकार का मेरिस्टेम है जो पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। विभज्युतक से ही पौधों में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना देखते हैं 28वां सवाल। सवाल है, एक सिम्पोर्ट में क्या होता है, सिम्पोर्ट विकल्प देखेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर है, दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। दो अणु एक ही दिशा में, सिम्पोर्ट की बात तो ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो झिल्ली के पार दो अणुओं को एक ही दिशा में एक साथ परिवहन करता है। एक ऐसा प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टर काम करता है, परिवहन का काम करता है। और ये कोशिका झिल्ली के पार दो अणुओं को एक ही दिशा में एक साथ परिवहन करता है। दो अणु एक ही डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ाएगा सिम्पोर्ट प्रोटीन। ये आमतौर पर सक्रिय निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया के दौरान देखा जाता है। तो एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये, जो दो अणुओं को एक साथ एक ही डायरेक्शन में झिल्ली से पार कराएगा। अगला सवाल, हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। हॉर्स पावर आप बोलते हो ना, 1 HP बराबर 746 वॉट होती है, ठीक है। तो ये हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा शक्ति है 1 HP, तो बहुत बड़ी पावर को दर्शाने के लिए हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति है, तो ये सबसे पहले उपयोग टर्म किसने लिया, जेम्स वॉट ने। भाप इंजन का आविष्कार किया था ना जेम्स वॉट ने, तो उन्होंने ही हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग में लिया, जेम्स वॉट। हॉर्स पावर 1 HP किसके बराबर होता है, तो लगभग 746 वॉट बोलते हैं, एक्चुअल में वो 745.7 वॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि फुट पाउंड प्रति सेकेंड, सबसे पहले हॉर्स पावर, अभी ये वॉट ऐसा ही पत्ती आई था, वो उससे पहले 550 फुट पाउंड प्रति सेकेंड थी एक हॉर्स पावर की शक्ति। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हॉर्स पावर को जेम्स वॉट ने अनुमान लगाया कि एक घोड़ा लगातार 550 फुट पाउंड बल प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। कितना, 550 फुट पाउंड बल प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। कितना कार्य करता है, एक सेकंड में 550 फुट पाउंड बल एक घोड़ा। और इस मानक को एक हॉर्स पावर के रूप में इन्होंने रेफरेंस दिया। एक हॉर्स पावर यानी 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड, जो 746 वॉट के लगभग इक्वल होते हैं। तो इंजनों की शक्ति को घोड़ों की शक्ति के साथ यहाँ पर तुलना की गई है। अगला सवाल,
दो या दो से अधिक लोकी पर गैर युग्मक जीनों के बीच अंतःक्रिया की घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फिनोटाइप अभिव्यक्ति को छुपाता है क्या कहलाता है। तो ये आपको पूछा है, फिनोटाइप अभिव्यक्ति को छुपाता है दो या दो से अधिक लोकी पर गैर युग्मक नॉन एलिक जीन के बीच यदि अंतःक्रिया की घटना होती है तो एक जीन दूसरे जीन के फिनोटाइप अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उसको मास्क कर देगा, छुपा लेगा। ये क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं एपिस्टासिस। क्या कहलाता है? मास्किंग। ये जो फिनोटाइप अभिव्यक्ति को छुपा रहे हैं ना, ये एपिस्टासिस कहलाता है। आगे और इसको देखें तो एपिस्टासिस एक प्रकार की जीन जीन अंतःक्रिया, दो जीनों की अंतःक्रिया जिसमें एक जीन जिसे आप एपिस्टेटिक जीन बोलते हो, दूसरी जीन जिसे आप हाइपेस्टेटिक जीन बोलते हो। तो एपिस्टेटिक जीन और हाइपेस्टेटिक जीन के प्रभाव को किस प्रकार छुपाती हैं? तो एक जीन जो एपिस्टेटिक जीन है वो हाइपेस्टेटिक जीन के प्रभाव को छुपा देगी। ये है एपिस्टासिस, जो जीन जीन अंतःक्रिया है। ये प्रक्रिया फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है और आनुवांशिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यहाँ पर विकल्प में एक लिंकेज दे रखा है, ठीक है। लिंकेज क्या है? लिंकेज यह स्थिति जहाँ दो या दो से अधिक जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, जीन वैसे गुणसूत्र पर ही होते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक जीन जब एक ही गुणसूत्र पर होते हैं ना और एक साथ विरासत में आगे बढ़ते हैं तो वो लिंकेज कहलाता है, लिंक होगा। अगला एक इजी सवाल, आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आवेशित कण है उसको थोड़ा वेग बढ़ाना है, उस वेग तक त्वरित करना है, उस हेतु जो उपकरण को काम में लेंगे ना आवेशित कणों के वेग को बढ़ाने के लिए, वो साइक्लोट्रॉन का काम में लिया जाता है। किसे लेते हैं? साइक्लोट्रॉन लेते हैं आवेशित कणों के वेग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मेंडल के किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित युग्म विकल्पी यानी एलील स्थानांतरित करता है जिससे कि संतति प्रत्येक माता पिता से एक युग्म विकल्पी को प्राप्त कर सके, माता से भी और पिता से भी एक एलील है वो प्राप्त कर सके। ये मेंडल का कौन सा नियम बताता है? यहाँ पर द्विगुणित बात हो रही है ना, तो एक द्विगुणित जीव जो अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित युग्म विकल्पी स्थानांतरित करता है। यानी एक जो संतति जीव से संतति आगे होगी तो एक गुण के लिए वो माता पिता दोनों से एलील एक तरीके से जीन है वो स्थानांतरित करेगा। वहाँ पर गुण एक ही स्थानांतरित हो रहा है लेकिन वहाँ पर युग्म विकल्पी एलील स्थानांतरित हो रहा है, यानी संतति प्रत्येक माता पिता से एक युग्म विकल्पी को प्राप्त करेगा। ये नियम कौन सा? तो ये लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, पृथक्करण का नियम है। जब दो गैमेट्स एक पितर और एक मातर युग्मित होते हैं, दो गैमेट्स जैमेट्स युग्मित होंगे तो प्रत्येक गैमेट में उपस्थित एक युग्मित कारक नए संयोजन में शामिल होता है, प्रत्येक गैमेट में। इस प्रकार एक नए युग्मित गुणसूत्र में दो युग्मित कारक होंगे, एक पिता से एक माता से। यही पृथक्करण का नियम है, दोनों से अलग अलग। अब यहाँ पर चार नियम दे रखे हैं। पहला है युग्मित कारक, दूसरा स्वतंत्र चयन, तीसरा प्रभुत्व, चौथा पृथक्करण का नियम। युग्मित कारक का नियम क्या है? ये नियम बताता है कि हर गुण के लिए एक युग्मित कारक एलील होता है। प्रत्येक प्रॉपर्टी, एक गुण जो स्थानांतरित होता है तो उसका एक एलील होगा, एक युग्मित कारक होगा, जो जीन का ही होता है ना विकल्प, जीन होगी, प्रत्येक में जीन में ही युग्मित कारक होगा, एलील होगा। प्रत्येक गुण का एक युग्मित कारक होगा जो माता पिता से प्राप्त होता है। प्रत्येक गुणसूत्र के लिए एक युग्मित कारक होता है, ठीक है। प्रत्येक गुण का, प्रत्येक गुणसूत्र का, क्योंकि गुणसूत्र पर ही जीन होते हैं तो गुण ये जीन ही आगे स्थानांतरित करती है और ये कारक युग्मित रूप में कार्य करते हैं, एक अकेला नहीं करेगा, तो इसलिए ये युग्मित कारक है, ठीक है। उदाहरण के लिए हरे रंग और पीले रंग के लिए जीन युग्मित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र चयन का नियम। ये नियम कहता है कि विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित जीन, प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन, जीन भी एलील फॉर्म में स्वतंत्र रूप से विभिन्न गुणसूत्रों के बीच अलग अलग ढंग से वितरण होते हैं। अलग अलग गुण के लिए अलग अलग जीन स्वतंत्र रूप से हैं, वो गुणसूत्र पर वितरित रहेंगे वहाँ पर। जैसे पौधों के फूलों का रंग और बीज का आकार दोनों ही स्वतंत्र गुण है। फूलों का रंग अलग है पौधों में और बीज का आकार है, उन दोनों के लिए स्वतंत्र जीन वहाँ पर वितरित देखने को मिलेंगे जो आगे बढ़ाते हैं गुणों को। नेक्स्ट एक था प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम बताता है कि जब दो विभिन्न युग्मित कारक
जो एलील होते हैं ना, एक गुणसूत्र पर 2 एलील है, ठीक है? तो एक युग्मित कारक दूसरे युग्मित कारक को छुपा लेता है। 2 वहाँ पर एलील हैं, तो आपको वहाँ पर एक ही देखने को मिलेगा, दूसरा छुप जाएगा। डोमिनेंट युग्मित कारक, एक प्रभुत्व हो रहा है एक का। डोमिनेंट युग्मित कारक का प्रभाव फिनोटाइप पर प्रमुख होता है, जबकि रिसेसिव युग्मित कारक का प्रभाव केवल तब दिखता है जब वो दोनों प्रतिकूल रूप से उपस्थित होते हैं। तो एक आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन प्रतिकूल रूप से दोनों ही दिख जाएंगे। रिसेसिव युग्मित कारक का प्रभाव जब देखने को मिलेगा, फिनोटाइप में एक ही दिखेगा। पृथक्करण का नियम आपको बता दिया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। लंबाई के मानक माप के लिए 1960 में जो आइसोटोप को काम में लिया गया था वो कौन सा है? वो है दोस्तों क्रिप्टॉन 86। इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टॉन 86। लंबाई के मानक माप के लिए जो आइसोटोप उपयोग में लिया गया है, लंबाई जो 1 मीटर में अभी मापते हैं ना, वर्तमान में लंबाई को मीटर में मापते हैं। जो प्रकाश के वेवलेंथ को एक विशेष कॉम्बिनेशन में मापा जाता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है उसको मापा जाता है, लेकिन 1 मीटर एक लंबाई का माप है वो फिक्स कब हुआ है? 1960 में। उसको जो आइसोटॉप से फिक्स किया गया वो क्रिप्टॉन 86। आप कहेंगे और इस टाइप से क्या मापा जाता है, उसका क्या आइसोटॉप है? तो यहाँ पर समय की बात करें, काफ़ी बार पूछा जाता है। लंबाई का आपको बता दिया क्रिप्टॉन 86, 86 ध्यान रखना, ठीक है, 86। समय के लिए हैं आपके सीजियम, सीजियम 133, सेसियम, सीजियम, ये 133, 133 है समय, जो सेकंड आप मापते हैं ना, ऐसा यूनिट सेकंड है, उसको परिभाषित करता है। सीजियम 133 है, वो 1 सेकंड के लिए परिभाषा के रूप में काम में लिया जाता है। द्रव्यमान कार्बन 12। तापमान है ये आप मापते हो केल्विन में, जैसे क्लेडिन राइम या क्लेडिन के तहत थर्मोडायनेमिक तापमान के माप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कौन सी रिएक्शन है? तो यहाँ पर हो रहा है एसिटिलीकरण, ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। तभी तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्रेट है वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यानी एसीटेट में बदला, तो एसिटिलीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है? ग्लूकोज हुआ ना, तो ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। विकल्प 3। एसिटिलीकरण क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया होती है एसिटिलीकरण जिसमें किसी यौगिक में OH समूह, जो हाइड्रोक्सी समूह OH समूह है ना, उसके हाइड्रोजन परमाणु को, OH में जो H है इसको हटाकर इसके स्थान पर CH3CO ये हो जाएगा, ये O है, उसके स्थान पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा OCCH3, ठीक है। इस H को हटा देंगे, H हाइड्रोक्सी समूह में से हाइड्रोजन परमाणु को एसिटिल समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है। और आपने देखा ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। जब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज के अधिकांश OH समूह एसिटिल समूह CH3CO से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज पेंटा एसीटेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब उस परिपथ में धारा बह रही है। तो कोई धारावाही तार है, कोई वायर है, उसके अंदर करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, उसको मापना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण अब करंट बह रहा है, तो उस जो वहाँ पर वायर है उसमें एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र बोलते हो। उसके आसपास है, वो आप टच करेंगे तो आपको खींच लेगा, क्योंकि उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अब उस चुंबकीय क्षेत्र को मेजर करने के लिए एक धारा प्रवाह को मापने के लिए जो उपकरण काम में लेंगे वो है गैल्वेनोमीटर। छोटी धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग बहुत छोटे विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एक सटीक यंत्र जो विद्युत धारा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले चुंबकीय प्रभाव को मापता है। विद्युत धारा है उस के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वहाँ से उस गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आएगा तो वहाँ पर करंट बह रही है। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापता है, कितने एम्पीयर की धारा है, करंट है। पोटेंशियोमीटर क्या मापता है? वोल्ट को मापता है, विभवांतर कितना है। पोटेंशियोमीटर का उपयोग वोल्टेज को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक दोस्तों स्पिग्मोमेनोमीटर होता है। स्पिग्मोमेनोमीटर है ये ब्लड प्रेशर को मापता है, BP को मापता है, ठीक है, रक्तचाप को मेजर करता है। नेक्स्ट, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? अम्ल की रिएक्शन है जब आपने किसी धातु से करा दी, जैसे यहाँ पर आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन है धातु सोडियम से करा दी, तो यहाँ पर आपको एक तो लवण मिलेगा NaCl और एक हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस और लवण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रयास कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की जो अपन देखते हैं ना, प्रकाश अपन आंखों से जो चीज़ दिखती है दृश्य प्रकाश के कारण है, विजुअल लाइट, इसकी तरंगदैर्घ्य की रेंज कितनी होती है? विजुअल लाइट की तरंगदैर्घ्य की रेंज होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर।
तो दृश्य प्रकाश होता है ना, उसकी वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, जो अपन आंखों से प्रकाश को देख सकती है। तो 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है दृश्य प्रकाश। अन्य जो रेंज दे रखी है उसकी ओर फोकस करते हैं यहाँ पर। विभिन्न किरणों की तरंगदैर्ध्य प्रास की बात करें, सबसे अधिक जो वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य है ना, वो रेडियो तरंगों की है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। रेडियो तरंगों की ऊर्जा कम, जितनी कम वेवलेंथ उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रेडियो तरंगे हैं जिसकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से अधिक होती है, यानी 1000 मीटर से अधिक होती है रेडियो वेव की वेवलेंथ। उसके बाद आ जाती है सूक्ष्म तरंगे, जैसे आप बोलते हो माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे होती हैं 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के मध्य रेंज होती है। अवरक्त तरंग किरणें, अवरक्त किरणें होती हैं, उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के मध्य होती है। दृश्य प्रकाश जो आपको दे रखा था वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य। प्राबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, प्राबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हैं, उनकी रेंज होती है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। एक्स किरणें इंपॉर्टेंट है, एक्स किरणें 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। और गामा किरणें जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो गामा किरणों की ऊर्जा भी यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलती है। एक्स किरणें जो एक्सरे वगैरह में काम में लेते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। गामा किरणों, गामा रेज को भी काम में लिया जाता है, काफ़ी थेरेपीज रहती है कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट में रेडिएशन देने के लिए गामा गामा नाइफ थेरेपी रहती है। तो इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। गामा किरणें 0.01 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, यहाँ पर नैनोमीटर टर्म आ रहा है ना, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर होती है, 10⁻⁹ मीटर है। और आपको बताया तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा वाली वो किरणें होगी। तो ये आपकी तरंगदैर्ध्य प्रास है और ऊर्जा की प्रास इसकी एक तरीके से ऊर्जा का क्रम उल्टा हो जाएगा। बाकी वेवलेंथ के क्रम में काफ़ी बार पूछा जाता है इन किरणों को। तो सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो की होती है, उसके बाद सूक्ष्म की होती है। नेक्स्ट आपके अवरक्त, रेडियो सूक्ष्म अवरक्त सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा की, उसके बाद एक्सरे की वेवलेंथ होती है, फिर प्राबैंगनी किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो प्राबैंगनी किरणें भी हानिकारक होती है, काफ़ी ऊर्जा होगी उसमें भी। दृश्य प्रकाश ये बीच में रहता है, ठीक है, इसके नीचे भी 3, इसके ऊपर भी 3। दृश्य प्रकाश बीच में 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ये बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? कोशिकाओं को एक्सपेंड करना और फैलाना, कोशिका को फैलाने का, विस्तार का कारण कौन सा बनता है? कौन सा कोशिकाओं को विस्तार और फैलाव का कारण बनता है इनमें से? तो ये कौन सा है? स्फीति दाब, जो ट्रिगर प्रेशर है ना, वही कारण बनता है कोशिका के विस्तार का। स्फीति दाब, दबाव कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का मुख्य कारण होता है स्फीति दाब। स्फीति दाब वह दबाव है जो कोशिकाओं के अंदर पानी के कारण कोशिका की दीवारों पर उत्पन्न होता है। कोशिका के अंदर जो पानी है ना, वो दीवारों पर जो दबाव डालती है उसी को स्फीति दाब कहते हैं और वहीं से कोशिका फूलती है, फैलती है। सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ये सबसे पहले किसने विकसित किया था? सूर्य केंद्रित, सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? सूर्य केंद्रित में जो मॉडल है ये सबसे पहले किसने विकसित किया था? विकल्प 1 निकोलस कोपरनिकस ने किया था। इस मॉडल को क्या बताया कि सूर्य को केंद्रित बताया, यानी सूर्य सेंटर में है और इसके चारों तरफ बाकी ग्रह हैं वो आपके चक्कर लगाते हैं। एक सूर्य केंद्रित प्रणाली जिसे निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में प्रस्तावित किया था। इस मॉडल के अनुसार सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी केंद्र नहीं है। इसके अनुसार सूर्य स्थिर है और ग्रह उसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। सभी ग्रह जिसमें पृथ्वी भी शामिल है सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण कक्षा जो ऑर्बिटल पाथ है उसमें घूमते हैं। और ये जो ग्रहों की कक्षाएं है ना, ऐसी गोल नहीं, सीधी वृत्ताकार नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, थोड़ी दीर्घवर्ती आकार की होती है, अंडाकार शेप में ये रोटेट होंगे। सूर्य 2 नाभि होगी, उसमें से किसी एक नाभि पर होगा और इस प्रकार से ये बाकी ग्रह हैं उनका चक्कर लगाएंगे। रात और दिन का कारण यही है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की वजह से दिन और रात का परिवर्तन होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की वजह से पृथ्वी और अन्य ग्रह के मौसम में परिवर्तन होता है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिन रात परिवर्तन हो रहा है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर भी रोटेट हो रही है। अपनी अक्ष पर रोटेट के साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अक्ष पर घूमती घूमती जा रही है। पृथ्वी घूमती घूमती ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूमती है, सो वहाँ पर दिन रात देखने को मिलते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य के पास में आएगी तो गर्मी ज़्यादा है, दूर रहेगी तो गर्मी कम है। तो सो मौसम में परिवर्तन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1801 में जोहान विल्हेम
रिटर ने किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण की खोज की थी? तो रिटर ने कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की खोज की थी? तो 3 नंबर पर थी ना एनर्जी के क्रम में, गामा किरणें, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद पराबैंगनी किरणें थी। ठीक है, सबसे अधिक एनर्जी वाली या फिर सबसे कम वेवलेंथ वाली। तो 1801 में रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। 1801 में जोहान विलम रिटर ने पराबैंगनी किरणों की, एक्सरे, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, इनकी खोज किसने की थी? इस पर भी फोकस डालते। एक्सरे, डब्ल्यू सी रॉन्टजन सभी को पता है। 1895 में एक्सरे की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने की थी और इसका उपयोग चिकित्सा इमेजिंग में, एक्सरे वगैरह आप देखते हो उसमें काम में लेते हैं। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, विलियम हर्शल ने 1800 में अवरक्त विकिरणों की खोज की थी। इंफ्रारेड रेज है ना, उनकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। गामा किरणें, पोल विलार्ड ने 1900 में गामा किरणों की खोज की थी। पोल विलार्ड ने। विलियम हर्शल ने अवरक्त विकिरणों की खोज की थी। रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी और जो आपको पूछा है रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज की 6 अवयवों वाली चक्रीय संरचना को पाइरानोज संरचना क्यों कहा जाता है? ग्लूकोज की जो 6 अवयव वाली चक्रीय संरचना है उसे कहा जाता है पाइरानोज स्ट्रक्चर। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण पायरिन एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु वलय में होते हैं और ये पायरिन जैसे स्ट्रक्चर के कारण इसे पायरोनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। ग्लूकोज की 6 अवयव वाली चक्रीय संरचना को पायरानोज संरचना कहा जाता है। ग्लूकोज की 6 अवयव वाली चक्रीय संरचना को पायरानोज संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पायरिन नामक एक 6 सदस्यीय चक्रीय ईथर के समान होती है। पायरीन क्या होता है? ये कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु एक छल्ले से रिंग में जुड़े होते हैं। इस रिंग में एक ऑक्सीजन परमाणु होने के कारण इसे ईथर कहा जाता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी रिएक्शन में होती है? विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तो कन्वर्ट होती है, लेकिन वो रिएक्शन कौन सी है? तो इनमें से आप रिएक्शन देखेंगे तो वो हो जाएगी आपके रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में भी 2 रिएक्शन है जिसमें से इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है विद्युत रासायनिक सेल में। विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति जो, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये अप्रत्यक्ष एसएससी ने दे रखा लेकिन एक्चुअल में ये होगा डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर डायरेक्टली आपका विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है रासायनिक ऊर्जा से, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन 2 अभिक्रिया एक साथ होगी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये रिएक्शन होती है जिसमें आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। ये कैथोड में देखने को मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और एनोड जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें अपचयन देखने को मिलेगा। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होती हैं और डायरेक्टली वहाँ पर आपको धारा, विद्युत धारा बनती हुई दिखती है। तो वो एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया आपका हो जाएगा जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है ना, वही रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। और एक ही समय में यहाँ पर विद्युत ऊर्जा भी आपको मिलती है देखने को बनती हुई, तो वो एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन है एनोड से कैथोड तक बाहरी सर्किट से होकर प्रभावित होता है और विद्युत डायरेक्शन, धारा की दिशा उल्टी कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की उल्टी। अगला सवाल, विल्हम जोहानसन ने आनुवांशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने, विल्हम जोहानसन ने प्रतिपादित किया था। किस वर्ष किया था जीन शब्द? जो आनुवांशिकता के मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन किया था। जीन शब्द होता है ना, जीन ये क्रोमोसोम पर स्थित होता है। सबसे पहले ये शब्द है जोहानसन ने प्रतिपादित कब किया था? 1909 में किया था। विकल्प एक करेक्ट है। जीन 1909 में जोहानसन ने इस टर्म को है, सबसे पहले शब्द ये नाम दिया है ना जीन, ये 1909 में जोहानसन ने दिया। अब सन पूछ लिया है। जीन की बात करें तो 3 प्रमुख रूप हैं। एक तो जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक जीन के क्या कार्य हैं और जीन किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जीन की बात करें तो जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है ना, उसकी एक विशिष्ट सीक्वेंस है जो गुणसूत्रों पर स्थित होती है। जीन गुणसूत्रों में स्थित होती है और डीएनए के भीतर जीन के अनुक्रम एक सीक्वेंस है, 2 प्रकार के होते हैं। एक कोडिंग जो प्रोटीन बनाते हैं और गैर कोडिंग जो प्रोटीन न बनाकर अन्य कार्य को कंट्रोल करते हैं। जीन के कार्य की बात करें, जीन एक विशिष्ट प्रोटीन या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करती है। अब डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो जीन है
जो आरएनए या फिर विशिष्ट कोई प्रोटीन बन रहा है, तो उसके लिए जो निर्देश देती है, कंट्रोल करती है, वो जीन करती है। ये प्रोटीन और आरएनए कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है। प्रोटीन के कार्य आरएनए कोशिका के कार्यों को कंट्रोल करती है। जीव की विशेषताओं जैसे जीव का रंग, आकार, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको भी ये प्रभावित करती है जीन। जीन माता पिता से संतान में विरासत में आती हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, क्योंकि गुणसूत्रों पर ही जीन रहती है। जीन के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे आप एलील्स बोलते हो, जो एक विशेष गुण की विविधता को दर्शाते हैं। एक गुण के लिए एक अलग एलील रहेगा, ये होती है जीन। नेक्स्ट अपन देखते हैं यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम। इस विकल्प में नाम ही गलत दे रखा, कोई भी करेक्ट आंसर है ही नहीं। एक्चुअल में ये जो CH3NH2 है, ये है मिथाइल एमिन है। क्या है? मिथाइल एमिन ए है आपका। मिथाइल एमिन को CH3NH2 को मिथाइल एमिन बोलते हैं। तो ये मिथाइल समूह और एमिनो समूह को जोड़ते हैं और मिथाइल एमिन यहाँ पर देखने को मिलता है। जो इन्होंने यहाँ पर कोशिश की, ये गलत है। मिथानेमिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगला सवाल, गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित समय की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान गति का वर्णन किया था? पेंडुलम किस प्रकार दोलायमान रहता है, एक साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। तो यहाँ पर गैलीलियो ने ये किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित समय की क्रिया द्वारा पेंडुलम की दोलायमान गति का वर्णन गैलीलियो ने कब किया था? ये किया था गैलीलियो ने 1602 में किया था। ये भी सन से पूछा, कितना अलग टफ सवाल पूछ लिया यहाँ पर। सन इसका कौन याद रखे? गैलीलियो ने किया, ये पूछ लेते किसने किया था, गैलीलियो आप बता देते। तो गैलीलियो ने पाया कि एक पेंडुलम की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, न कि उसके द्रव्यमान पर। उन्होंने ये भी पाया कि एक पेंडुलम के दौरान दोलन का समय स्थिर रहता है, भले ही दोलन का आयाम बदल जाए। पेंडुलम ये दोलन का आयाम इस प्रकार कितना ही आयाम बदल जाए, लेकिन दोलन का समय यहाँ पर आने जाने में जो समय लगेगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यम आकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कई कशेरुकी प्राणियों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले पैंक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज इसके रूप में काम करता है? तो इनमें से ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है जो अपन कशेरुक प्राणी हैं उसके पाचन तंत्र में ये पाया जाता है और ये पैंक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज के रूप में काम करता है? तो इनमें से हो जाएगा आपका विकल्प एक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक मध्यम आकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है, कशेरुक प्राणियों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले पैंक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज के रूप में काम करता है। ये प्रोटीनों को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने में सहायक होता है। अन्य बात करते हैं लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन की। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। लाइपेज है, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है। फैट के पाचन में लाइपेज है, पितरस है, ये काम आते हैं। एमाइलेज की बात करें, ये एक ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में। पेप्सिन ये पेट के एसिडिक वातावरण में सक्रिय होता है और प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, लेकिन ये पैंक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज नहीं है, एक एसिड स्थिर प्रोटीएज है। पैंक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज नहीं है पेप्सिन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सवाल नंबर 47। कौन सा संबंध सही है? ये एक इजी सवाल देखने को मिलेगा। F बराबर ma सभी को पता है ये रिलेशन। ये आपका हो जाएगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से घ्राण संकेतक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का चयन करें। घ्राण है जिसको आप सूंघने से पता करेंगे, अम्लसार को डिटेक्ट किया जाता है ना सूंघने से, उसकी यदि गंध चेंज हो जाए तो उसमें से कौन सा है? गहरे नीले रंग, हल्दी, गोभी का रस, सूंघने से लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। विकल्प 3 करेक्ट है। सामान्य जो घ्राण संकेतक है उसमें एक तो आपका प्याज है, प्याज को काटने पर निकलने वाली तीखी गंध अम्लीय माध्यम में कम तीव्र हो जाती है। अम्लीय माध्यम हुआ तो प्याज की गंध है वो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। लौंग की तीखी गंध क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। लौंग की तीखी गंध क्षारीय माध्यम में बदलेगी, अम्ल में नहीं बदलेगी। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी घ्राण संकेतक है। गुलाब की पंखुड़ियों का रंग और गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो घ्राण संकेतक में प्याज, लौंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक से ये भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। भौतिक माध्यम और उनका अपवर्तनांक कौन सा गलत सुमेलित है, ये भी टफ सवाल पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे बेंजीन, नीलम, केरोसिन और रूबी। तो बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है, 1.5 होता है, न कि 2.42। तो ये गलत सुमेलित है। अपवर्तनांक है ये
दो माध्यम की सांद्रता के बारे में बताता है कि दो जो अपवर्तन करने वाले माध्यम है कौन सा कितना ज़्यादा सघन है, कौन सा विरल है। ज़्यादा अपवर्तनांक है तो वो सघन माध्यम ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। तो बेंजीन 1.5 होता है, नीलम 1.77, केरोसिन 1.44, रूबी 1.71। आप कहेंगे और भी बताओ, तो ये देख लो एनसीईआरटी में क्या क्या बता रखे हैं। द्रव्यमान द्रव्यात्मक माध्यम और उसका अपवर्तनांक की ये टेबल, जिसमें वायु का अपवर्तनांक के रेफरेंस में सारा कुछ लिया गया है। वायु का इन्होंने 1 ले लिया, तो वायु के सापेक्ष बर्फ ज़्यादा अपवर्तनांक रखती है तो बर्फ सघन हो जाएगी 1.31 है, जल 1.33 है, जल भी सघन, एल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, ये बढ़ता क्रम है। संगलित क्वार्ट्ज 1.40, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन कांच 1.52, कनाडा ब्लासम 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, सघन फ्लिंट कांच 1.65, रूबी 1.71, नीलम 1.77, हीरा 2.42। जो विकल्प में आपको 2.42 दे रखा है, ये बेंजीन का नहीं है, ये किसका है, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खियों में क्या होता है, नर अगुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होती है। मधुमक्खियों में नर अगुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होती है। नर मधुमक्खियां अंडाणु के बिना विकसित होती है, नर अगुणित यानी अंडाणु के बिना विकसित और पूरी तरह से अगुणित होती है, जबकि मादा मधुमक्खी और कामकाजी मधुमक्खियां द्विगुणित होती हैं, डाइप्लॉइड होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल 51। ये एक न्यूमेरिकल का सवाल इजी सा। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुमान लगाइए। अब आपको पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा की फॉर्मूला और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है 12 mv²। अब स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा है, ये हमेशा फिक्स रहेगी, कहीं पर भी चले जाओ इन दोनों का योग है ना, ये हमेशा स्थिर रहेगा। अब मान लेते हैं शुरुआत में वस्तु ऊपर स्थिर रखी हुई थी, उस केस में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, टोटल ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा ही थी। जब वस्तु ऊपर ऊंचाई पर रखी गई थी, 10 मीटर की हाइट पर थी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान था, उस केस में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप कहेंगे शुरुआत में जो स्थितिज ऊर्जा थी वो टोटल ऊर्जा थी, उसमें गतिज ऊर्जा तो कुछ थी नहीं, ऊपर स्थिर थी, तो वो कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर m उसका 2 किलोग्राम है, g आपको 10 मानना है और h आपके 10 मीटर की हाइट पर है। तो शुरुआत में 200 जूल उसकी ऊर्जा थी। ये शुरुआत में जो ऊर्जा थी ना वो एक्चुअल में पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा थी। गतिज ऊर्जा शुरुआत में कितनी थी, 0 थी, तो टोटल ऊर्जा थी वो 200 जूल ही थी शुरुआत में, गतिज प्लस स्थितिज। अब जैसे जैसे वस्तु को आप गिरा रहे हो वहां पर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज कम हो रही है, तो स्थितिज जो कम हो रही है ना वही तो गतिज बढ़ रही है। और बिल्कुल वस्तु आ गई 10 से 5 मीटर यानी बीचों बीच आ गई, उस केस में गतिज प्लस स्थितिज दोनों ही इक्वल हो गई, गतिज और स्थितिज इक्वल हो गई। जितनी स्थितिज कम हुई उतनी गतिज बढ़ गई, यानी 200 थी उसमें से गतिज स्थितिज ऊर्जा 200 में से कम हो गई, 100 पर आ गई, तो वो 100 जो कमी हुई है वो गतिज ऊर्जा के कारण हुई, तो वहां पर गतिज ऊर्जा 100 बढ़ गई है, दोनों ही 100 हुई, रेशियो 1:1 का हो गया। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला कि नीचे जैसे ही 5 मीटर की हाइट पर है स्थितिज ऊर्जा 100 हो गई, तो भाई यहाँ पर लगा लो ना mgh बराबर m आपका है 2, g आपको 10 लेना, h 5 की हाइट है, ये आपका 100 हो गई। अब जब 5 मीटर की हाइट में स्थितिज ऊर्जा है वो 100 जूल हो गई, टोटल पहले ऊर्जा थी वो 200 थी। अब यहाँ पर 5 मीटर की हाइट में 100 जूल ही है ऊर्जा, बाकी वाली ऊर्जा कहाँ चली गई, बाकी वाली ऊर्जा है, मैंने कहा कहीं पर भी चले जाओ दोनों की ऊर्जा हमेशा फिक्स रहेगी। तो टोटल शुरुआत में कितनी थी, 200 थी, अभी भी 200 होनी चाहिए, तो बाकी की गतिज ऊर्जा में बदल गई, 100 जूल अब काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एक और एक का आएगा ना, विकल्प एक करेक्ट। तो ये याद रखना है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ये हमेशा स्थिर रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है, म्यूटेशन बेस्ड डिजीज कौन सी नहीं है, यानी कौन सी डिजीज है जीन के म्यूटेशन के कारण है, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न नहीं होता है। तो इनमें से मलेरिया रोग है ना, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इसमें कोई भी बाहरी वातावरण का विशेषकर उत्परिवर्तन का, कोशिका के जीन में उत्परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम है और फेनाइलैक्टोनीरिया, ये सभी म्यूटेशन बेस्ड डिजीज हैं, मलेरिया नहीं है। उत्परिवर्तन आधारित रोग वे रोग होते हैं जो किसी जीव के डीएनए में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये परिवर्तन प्रोटीन के निर्माण को प्रभावित करते हैं और शरीर के सामान्य कार्य को बाधित करते हैं। इनमें ये 3 रोग आ गए। मलेरिया एक संक्रामक डिजीज है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रेडियो तरंगों की खोज करने के साथ ही मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की, और वे 1886 में
नियंत्रित रेडियो तरंगों को प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1886 में रेडियो तरंगों को प्रसारित और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, रेडियो तरंगों को भेजा और वापस प्राप्त किया, इस प्रकार पहले व्यक्ति बने और उन्होंने मैक्सवेल के सिद्धांतों को भी प्रमाणित किया था, पुष्टि की थी। रेडियो तरंगों की खोज तो की थी, साथ ही साथ मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि को, रेडियो तरंगों को प्रसारित करके वापस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति 1886 में बने। बात हो रही है हेनरिक हर्ट्ज की। हेनरिक हर्ट्ज हैं, रेडियो तरंगों की खोज के लिए जाने जाते हैं, मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की है। ये हेनरिक हर्ट्ज ने 1886 में एक प्रयोग भी किया था रेडियो तरंगों को भेजने और वापस प्राप्त करने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दूषित भोजन या पेय पदार्थ के सेवन से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है? या तो दूषित भोजन से या फिर दूषित पानी से, खराब जल से हो जाएगी। तो इनमें से हैजा हो जाएगा। जल जनित रोग आप देखेंगे ना, दस्त और आंत्रशोथ जल जनित रोग है। आंत्र ज्वर, टाइफाइड भी जल जनित है। पेचिश, हैजा, मस्तिष्क आवरण शोथ, गिनी कृमि रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो, ये सभी जल जनित रोग हैं। इसमें हैजा भी एक है। तपेदिक, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ये दूषित जल या भोजन के कारण नहीं होते। हैजा है, ये होता है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से, जो दूषित जल से हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी कोशिका भित्ति किससे होती है? बैक्टीरिया की होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी। अब अन्य फैक्ट देख लेते हैं। और सभी की कोशिका जो भित्ति है वो किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है और बाकी बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन नामक एक जटिल अणु से बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन एक बहुलक है जो शर्करा और एमिनो एसिड में बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की कोशिका सेल वॉल। पौधों की कोशिका भित्ति, जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी कोशिका भित्ति है सेलुलोज से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति, कवक है ना, फंगी, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन, कवक की काइटिन से। जीवाणु की जो आपको पूछा है पेप्टिडोग्लाइकन से। शैवाल की कोशिका भित्ति, अब शैवाल में भी कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। तो सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन से होती है शैवाल की। कीट और क्रस्टेशियंस की कोशिका भित्ति काइटिन से। काइटिन से आपने कवकों की भी देखी। प्रोटोजोआ की कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है, कुछ प्रोटोजोआ की, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जल में किसका निलंबन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जल में किसका निलंबन होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प 2 करेक्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है, ये सफ़ेद जेली जैसा पदार्थ है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है जो पेट की अम्लता को, एसिड को कम करता है, ठीक है। तो ये क्षार है तो अम्लता को तो कम करेगा ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं? 2 गैस हैं, आयतन समान है तो अणु भी समान होंगे। अलग अलग गैस, आयतन समान, लेकिन आयतन समान है तो उसमें अणु समान होंगे। तो 1812 में ये कंसेप्ट दिया था आवोगाद्रो ने। आवोगाद्रो का नियम, बोयल का नियम, ये सभी नियम देखते हैं अपन। चार्ल्स का नियम, बोयल का नियम कहता है किसी गैस में तापमान और अणुओं की संख्या स्थिर होती है तो आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोयल यानी जब आपने तापमान स्थिर कर दिया उस केस में, जैसे ही आप आयतन दबाव बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, है, दबाव घटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चार्ल्स का नियम कहता है दाब यहाँ पर स्थिर कर दिया तो गैस का आयतन सीधे तापमान के समानुपाती, यानी तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा, ये चार्ल्स का नियम। गैलुसाक कहता है गैस के निश्चित आयतन और द्रव्यमान पर उस गैस का दबाव तापमान के समानुपाती होता है। दाब, ताप, प्रेशर और ताप दोनों समानुपाती होता है, आयतन यदि फिक्स है तो। ये गैलुसाक का है, दाब और ताप समानुपाती। अवोगाद्रो जो आपको बता दिया है स्थिर तापमान और दबाव पर, तापमान दबाव सारे स्थिर कर दिए, सभी गैसों के समान आयतन में, आयतन भी समान कर दिया, उस केस में अणु समान रहेंगे। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। गैस स्थिरांक यहाँ पर R है, R बराबर होता है 8.314 जूल मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर अनुरूप तो ये नहीं है, रमनोज है ना, ये नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की सामान्य परिभाषा देख, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होगी, 3 एलिमेंट होंगे।
तो ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब इनका रेशियो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात पानी के अणु में पाए जाने वाले अनुपात। अब पानी होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट में 2 हाइड्रोजन तो 1 ऑक्सीजन, इस अनुपात में रहेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2 और 1 के अनुपात में रहेगा कार्बोहाइड्रेट में। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? फिर सामान्य सूत्र हो जाएगा, अब कार्बन होता है कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2ON। यानी यहाँ पर जितने कार्बन होंगे या ऑक्सीजन होंगे उसके दोगुने हाइड्रोजन होंगे। लेकिन जब रमनोज को देखा गया तो ये डिऑक्सी शुगर, इसमें सामान्य शर्कराओं की तुलना में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की सामान्य सूत्र CnH2O का पालन नहीं करता, इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन N-1 होगा, न कि N होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल पर लागू नहीं होता है? इजी कंसेप्ट आधारित है। बल, बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकता है। बल द्रव्यमान को कैसे बढ़ाएगा? बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, आकार बदल सकता है। बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है और वस्तु को गतिमान कर सकता है। बल ये 3 चीज कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान को नहीं बढ़ा सकता, तो एक वाला विकल्प लागू नहीं होगा। 60वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी भोजन के आमाशय से छोटी आंत में निर्गम को नियंत्रित करती है? अपना भोजन सबसे पहले मुख में मुख गुहा से आगे बढ़ता है, गर्शिका से होता हुआ आमाशय में जाता है, पेट में, स्टोमक में जाता है। आमाशय से वो सीधा भोजन छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो उसके बीच में छोटी आंत में ही उन्हें यकृत से, अग्नाशय से हैं वो रस मिलते हैं, स्राव मिलते हैं। अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में जाता है, एग्जिट करता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्टली भोजन सीधा ही, जैसे ही अपन पेट में से सीधा ही क्यों नहीं चला जाता छोटी आंत में, उसको रोक कर कौन रखता है? उसको कंट्रोल कौन करता है? कब भोजन को पचने के बाद अमाशय से छोटी आंत में भेजना है, इन सारा कंट्रोल करता है ये संवरणी करती है, स्पिंक्टर करती है। यानी अमाशय के नीचे एक ऐसी स्प्रिंक्टर लगी हुई है जो कंट्रोल करती है कब उसको खुलना है, कब उसको बंद रहना है। तो ये स्पिंक्टर स्वर्णी जब भोजन अमाशय में पहुंचता है, तो ये अब जैसे ही अमाशय में भोजन गया, अब अमाशय में भोजन जाते ही सीधा ही छोटी आंत में थोड़ा ही जाएगा, वहाँ पर इसका पाचन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, श्लेष्मल है, और उसमें अन्य पाचक रस मिलकर उस भोजन को तोड़ेंगे। उसके बाद वो काइम में कन्वर्ट होगा, काइम में कन्वर्ट होने के बाद वो छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में जब जाएगा उस समय ही वो पाइलोरिक स्पिंक्टर थोड़ा खुलता है और काइम को छोटी आंत में जाने देता है। तो ये होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो भोजन को आगे एग्जिट करने के लिए जाने देता है। अगला एक और बायो का सवाल, फेनिल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया, फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण अभिक्रिया आगे उत्प्रेरित होती है। और फेनिल एलिनिन के हाइड्रोक्सीकरण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है? गैर आवश्यक यानी अपने शरीर में बन जाता है, और ये फेनिल एलिनिन के हाइड्रोक्सीकरण के द्वारा होता है। तो कौन सा यहाँ पर गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है? तो ये हो जाए दोस्तों टायरोसिन। कौन सा होता है? टायरोसिन होता है। ये भी टफ सवाल था। फेनिल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक महत्वपूर्ण एंजाइम जो हमारे शरीर में फेनिल एलनिन नामक एक आवश्यक एमिनो एसिड को टायरोसिन नामक एक अन्य एमिनो एसिड में बदल देता है, और ये गैर आवश्यक एमिनो एसिड है टायरोसिन, हमारे शरीर से स्वयं बनाते हैं। इसके लिए फेनिल एलनिन है वो आवश्यक है उत्प्रेरक के रूप में। एक प्रोटॉन विलायक जल के ऑक्सीजन परमाणु से आबंध बनाकर एक हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। किस आकार का बनाता है? एक प्रोटॉन जो H+ आयन है ना, वो विलायक जल के ऑक्सीजन परमाणु से के साथ आबंध बनाता है। प्रोटॉन हाइड्रोजन जो H+ है, विलायक जल के ऑक्सीजन H2O में O के साथ आबंध बनाएगा और एक हाइड्रोनियम आयन ये बना देगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हाइड्रोनियम आयन की? इसकी स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय पिरामिडीय। जब एक प्रोटॉन H+ जल के ऑक्सीजन परमाणु से बंध बनाता है तो बनने वाला जो हाइड्रोनियम आयन H3O+ है, इसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। ये आकृति आपको वसेपर सिद्धांत में देखने को मिलती है। वसेपर यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को अधिकतम दूरी पर रखने की कोशिश करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म पास पास होगा तो वो बंध की दूरी को बढ़ाएगा। इस व्यवस्था में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म एक त्रिकोणीय पिरामिड जैसी आकृति, अधिकतम दूरी यही होगी, त्रिकोणीय पिरामिड जैसी आकृति देखने को मिलती है वसेपर सिद्धांत के अनुसार H3O+ में। अगला सवाल, 1835 में एक स्पष्ट कांच के फलक के एक तरफ
धातु चांदी की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया किसने विकसित की और पहला दर्पण बनाया? प्रथम दर्पण, पहला मिरर है वो 1835 में बनाया था, यानी आज से 190 साल पहले प्रथम दर्पण बना था। और इस दर्पण में उन्होंने क्या किया, एक कांच के फलक के एक तरफ धातु चांदी की पतली परत चढ़ा दी, कांच में एक साइड चांदी की परत चढ़ा दी, और उस केस में उन्होंने पहला मिरर बनाया, वो था वॉन लेबिको। किसने बनाया था? जस्टस वॉन लेबिक। तो लेबिक ने बना दिया मिरर, लेबिक के ये लोग बड़ा मिरर लेबिक। 1835 में जर्मन रसायनज्ञ जस्टस वॉन लेबिगो ने एक स्पष्ट कांच के फलक पर चांदी की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विकसित की, जिससे आधुनिक दर्पणों का निर्माण संभव हुआ। अन्य विकल्प देखते हैं, हेस का, रमन का, टाउन्स का। इन्होंने क्या किया है? विक्टर फ्रांसिस हेस ऑस्ट्रेलियाई भौतिकविद, कॉस्मिक किरणों की खोज की। सीवी रमन है, रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल मिल चुका है। टाउन्स की बात करें तो ये मेसर और लेजर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किस पादप में जड़ें मूलक के अलावा पौधे के अन्य भागों से भी निकलती है? नीचे जो मूल हिस्सा होता है जहाँ से जड़ निकलती है, जमीन के नीचे रहता है, उसके अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग, तने वगैरह, वहाँ से भी जड़ें निकलती हैं। ये कौन सा पादप है? तो तने वगैरह से जड़ें निकलती हैं, ये पादप हो जाएगा मॉन्स्टेरा। विकल्प 3 है। कुछ पौधे जैसे कि घास, मॉन्स्टेरा और बरगद के पेड़, ये 3 प्रमुख उदाहरण हैं, घास में, मॉन्स्टेरा और बरगद के पेड़। इसमें मूलांकुर जो नीचे जड़ निकलती है, उसके अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से भी जड़ें निकल जाती हैं। ऐसी जड़ें जो पौधे के अन्य भागों से निकलती है मूलांकुर के अतिरिक्त, उन्हें अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो अपस्थानिक जड़ें घास, मॉन्स्टेरा जो विकल्प में था, और बरगद के पेड़ में देखने को मिलती हैं अपस्थानिक जड़ें। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 समस्थानिक आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235। ऑप्शन में कार्बन 14, आर्सेनिक 74 भी दे रखा है। कार्बन 14 का उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण में होता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन में नहीं होता है, इमेजिंग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा समूह का सबसे सटीक वर्णन करता है? साइक्लोस्टोमेटा समूह, ये जो कशेरुक है ना, कशेरुक 5 वर्गों में बंटा हुआ है। इसमें एक वर्ग दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा का भी है। साइक्लोस्टोमेटा की विशेषता के बारे में कौन सा सटीक वर्णन करता है? तो ये साइक्लोस्टोमेटा एक लंबे ईल जैसा शरीर होता है, गोलाकार मुंह होता है, पतली त्वचा, चिकनी पतली त्वचा होती है जिसमें शल्क नहीं होते, शल्क रहित शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा, ईल जैसा शरीर, शल्क रहित होता है। ये होता है दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा। अब वर्टिब्रेटा के 5 वर्गों को अपन देखते हैं ब्रीफली। वर्टिब्रेटा, कशेरुक के 5 वर्ग में साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो ये दोस्तों एक तो शल्क रहित, जबड़े रहित कशेरुक है, जबड़ा नहीं होता है, लंबे ईल के आकार का शरीर है, गोलाकार मुंह है, शल्क रहित चिकनी त्वचा होती है, जबड़ा रहित, शल्क रहित, ईल के आकार का ये जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुक से संबंध हो जाते हैं। ये भी कशेरुक है, बाह्य परजीवी है, अदर कशेरुक से रिलेट कर देते हैं। और इसमें आपका उदाहरण में एक आता है हेग मछली, मिक्सिन आता है, एक आता है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन दोनों ही साइक्लोस्टोमेटा के उदाहरण हैं, जबड़े रहित, शल्क रहित, लंबे ईल के आकार का। अब अन्य उदाहरण में आप देखेंगे वर्टिब्रेट में मत्स्य वर्ग आ जाता है, जैसे आप पिचीज बोलते हो, जहाँ मछलियाँ होती हैं वो मत्स्य वर्ग पिचीज, जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। इसकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। और इसमें शोषण कैसे होता है मत्स्य वर्ग में, पिचीज में? तो क्लोम द्वारा शोषण होता है, यानी जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं, तापमान समान नहीं, असमतापी। हृदय इनका द्विकक्षीय होता है, मछली का हृदय द्विकक्षीय, अपना 4 कक्षीय होता है। मछली अंडा देती है, कुछ मछली जैसे शाक में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। एक जो शाक मछली है ना, उसका कंकाल उपास्थि का है, और अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू, इन सभी का अस्थि का, शाक में उपास्थि का होता है, ध्यान रखना। अब पिचीज के उदाहरण में ये सारी मछलियां आ जाएगी, मैंडारिन फिश, टोरपीडो, लॉयन फिश, दंसरे, एंगलर फिश, डॉग फिश, उड़न मछली, दरियाई घोड़ा भी मछली है, ध्यान रखना। क्लाइंबिंग पर्च। अब एम्फीबिया की बात करते हैं जो जल थल दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबिया में शल्क नहीं पाए जाते, मत्स्य में होते हैं, पिचीज में शल्क होते हैं, और साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होते। इसकी त्वचा पर श्लेषम ग्रंथियां पाई जाती है जल स्थल सर में। हृदय 3 कक्ष का होता है एम्फीबिया में। बाह्य कंकाल नहीं होता, वृक्क पाए जाते हैं इसमें। श्वसन क्लोम और फेफड़ों दोनों से ले सकते हैं, इसलिए ये उभयचर है, जल और स्थल दोनों में रहेंगे। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, एम्फीबिया। उदाहरण में सैलामेंडर, टॉड, राना ट्रिगिना, हाइला ये आते हैं। अब चौथा यहाँ पर अपन देखेंगे
कशेरुक वर्टिब्रेटा में सरीसृप रेप्टिलिया आते हैं जो रेंगकर चलते हैं, असमतापी हैं, शरीर शल्कों से ढका है, श्वसन फेफड़ों द्वारा करते हैं, सरीसृप फेफड़ों से शोषण करते हैं। हृदय इसका त्रिकक्षीय होता है सरीसृप का भी। मगरमच्छ का हृदय ध्यान रखना चार कक्ष का होता है। मगरमच्छ भी एक रेप्टाइल्स है, लेकिन हृदय मगरमच्छ का चार कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है इसमें, अंडे देते हैं, ठीक है। उदाहरण में कछुआ सरीसृप है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, टर्टल, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, घरेलू छिपकली, ये सभी। अब पांचवा जो वर्टिब्रेट है वो पक्षी है, जिसे आप एविज बोलते हो। पक्षी है ना, असमतापी न होकर समतापी होते हैं। हृदय इसका चार कक्षीय अपने जैसा ही होता है। शरीर परों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों से करते हैं। दो जोड़ी पैर होते हैं, आगे के पैर उड़ने के लिए और पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण में सभी पक्षी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्तनपायी। स्तनपायी जो अपन है, समतापी प्राणी है अपन। हृदय अपना चार कक्ष का है। सभी जंतु में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां होगी। त्वचा पर बाल, सफेद और तेल ग्रंथियां होगी। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं, स्तनपायी शिशुओं को, लेकिन अपवाद भी है। इकेडिना और प्लेटिपस अंडे देते हैं। इकेडिना और प्लेटिपस दोनों स्तनपायी होते हुए भी अंडे देते हैं। कंगारू जैसे स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में विकास होने तक लटके रहते हैं कंगारू में। उदाहरण में बिल्ली, मनुष्य, चूहा, व्हेल, चमगादड़ आदि आ जाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। किसने ये प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है, जो अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरण करती है। जो तरंगे हैं गति की दिशा के लंबवत, प्रकाश ऐसे है तो तरंगे ऐसे लंबवत आगे बढ़ती है। तो ये किसने बताया था कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है? तो ये दोस्तों बताया था ह्यूजेंस ने। किसने बताया था? ह्यूजेंस ने बताया था, ठीक है, ह्यूजेंस ने। वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी, तीन वैज्ञानिक यहाँ पर बताए हैं, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने किस वर्ष में यह सिद्ध किया कि वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में उनके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। वायरस को छोड़ देना, जितने भी सजीव हैं उसका आनुवांशिक पदार्थ है ना वो डीएनए है। ये किस तिकड़ी ने कब बताया था? ये तिकड़ी जो एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने बताया था। ध्यान रखना, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने बताया कि वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये बताया था 1944 में। सभी जीवित कोशिकाओं, चाहे मानव हो, पशु हो, पौधे हो, जीवाणु हो, आनुवांशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ जीनोम है, वो क्या होता है? तो डीएनए या आरएनए, ये हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए, लेकिन दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। जरूरी नहीं कि केवल डीएनए हो, आरएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट अपना 69वां सवाल। जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम को 1827 में उनके द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जाना जाता है? अब ओम का नियम किसको नहीं पता? V बराबर आई आर, इसी के लिए ओम को जाना जाता है। जर्मन भौतिक विज्ञानी, ध्यान रखना, सन सवाल में दे दिया, उल्टा नीचे दे देता ना तो V बराबर आई आर सारा कुछ भूल जाते आप। 1827 में ये उनके द्वारा खोज की गई थी। V बराबर आई आर, V यानी एक तरीके से वोल्टता, आई आपका धारा करंट, आर प्रतिरोध है। विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच में गणितीय संबंध को स्पष्ट किया था। ये कब किया था? 1827 में किया था, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है जो कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है? आनुवांशिक, अब इनमें से कौन सा एक डिजीज आप कह सकते हो जो जीन में उत्परिवर्तन हुआ है उसके कारण पैदा होता है? इसका लक्षण क्या देखने को मिलता है? त्वचा, बाल और आंखों के रंग को प्रभावित करता है। त्वचा, बाल और आंखों के रंग को प्रभावित करने वाला जीन के उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला आनुवांशिक विकार कौन सा है? और ये दुर्लभ समूह है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जिसके कारण त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग ये प्रभावित होता है और जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है एल्बिनिज्म। ये मेलेनिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। एल्बिनिज्म है मेलेनिन के कारण, ये जो पिगमेंट है जिसके कारण ये रंग त्वचा, बाल और आंखों का बदल देता है। अन्य विकल्प आप देखेंगे एल्गिल सिंड्रोम, जन्मजात विकार, यकृत, हृदय, कंकाल और गुर्दे को प्रभावित करता है। एंजलमैन सिंड्रोम, ये दोस्तों न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जो गंभीर बौद्धिक विकलांगता, न्यूरो मस्तिष्क में होने वाली विकलांगता, मोटर समस्याओं और मुस्कान के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस दरों में एंथ्रासिन आसानी से घुल जाता है? एंथ्रासिन होता क्या? बेंजीन की तीन लेयरी तो होती है, तीन रिंग होती है एंथ्रासिन में, तीन जुड़े हुए बेंजीन, इस टाइप से बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, तो एंथ्रासिन में ऐसी आपके तीन रिंग हो जाएगी बेंजीन की, ठीक है। तो ये आपका एंथ्रासिन बन गया।
तो एक तरीके से पूछा है किस दरों में एंथ्रासिन आसानी से घुल जाता है, तो ये बेंजीन में ही घुलता है, इसकी स्ट्रक्चर में बेंजीन है तो ये बेंजीन में ही घुलता है। नेक्स्ट है, विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहा था। सबसे पहले माइटोसिस किसने कहा था? समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, दो विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन, प्रत्येक कोशिका ये समसूत्री विभाजन से मरम्मत करती है। कोई आपकी घाव वगैरह लग जाए तो अपने कोशिका मरम्मत करने के लिए नई कोशिका बनती है तो समसूत्री विभाजन से बन जाती है। तो ये जो गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था, विकल्प 2 फ्लेमिंग था, वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन सबसे पहले कहा था। फ्लेमिंग ने 1882 में सालमेंडर के लार्वा की कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए पाया कि कोशिका विभाजन के दौरान धागे जैसी संरचना, जिसे उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया, और उन्होंने आगे ये भी देखा कि कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, जिन्हें उन्होंने गुणसूत्र का नाम दिया था। तो ये इन्होंने समसूत्री विभाजन का पहला टर्म दिया फ्लेमिंग ने 1882 में। सालमेंडर की लार्वा में इन्होंने देखा, जो कोशिका का अध्ययन किया और वहाँ पर धागे जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिली। समसूत्री विभाजन ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका दो समान संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। तो समान संतति कोशिका में ये अपने शरीर के विकास के दौरान, वृद्धि के दौरान, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के दौरान देखने को मिलता है। बात करें डीएनए की खोज किसने की थी, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। स्विस वैज्ञानिक मिश्र ने 1868 में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, लेकिन मिश्र ने तो डीएनए की खोज की थी। फ्लेमिंग ने किसकी की थी? तो फ्लेमिंग ने जो आपको कहा है कि समसूत्री विभाजन टर्म इन्होंने ही दिया था गुणसूत्रों का। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी शुल्ज नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है? हार्डी शुल्ज नियम, हार्डी शुल्ज नियम का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखेंगे ना, एक कोलाइडी विलयन की एक निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु, कोलाइडी विलयन को स्कंदन करना है, जमाना है आपको, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। कोलाइडी विलयन को स्कंदन करना है तो उस हेतु कितना इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होगी? स्कंदन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होगी ना, वो स्कंदन आयन की संयोजकता वैलेंसी पर डिपेंड करेगी, स्कंदन आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करेगी। ये हार्डी शुल्जे नियम ये बताता है। आभासी पानी की अवधारणा किसने दी थी? आभासी पानी ये किसने कहा था कि आभासी पानी कोई कंसेप्ट होता है? तो ये कहा था एलन ने। आभासी पानी की अवधारणा के लिए आपको एलन जाना पड़ेगा, जॉन एंथली एलन। आभासी पानी क्या होता है? जैसे आपको एक कप कॉफ़ी बनानी है, एक कप कॉफ़ी बनानी है। अब एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए मैं कहता हूँ बहुत लीटर में, जैसे 50 लीटर पानी की आवश्यकता हुई। आप कहेंगे एक कप कॉफ़ी में 50 लीटर पानी, ये कहाँ से आ गया? तो ये आभासी पानी जो आपको दिख नहीं रहा, आपको तो एक कप वाला ही दिख रहा है जिसमें पानी से कॉफ़ी बनी है, लेकिन कॉफ़ी के जो बीज है ना, कॉफ़ी के बीज, कॉफ़ी बीन्स है, कॉफ़ी का जो पेड़ लगा है, उसको सिंचित करने में कितने पानी की आवश्यकता हुई है? उसमें पानी डाला गया ना खेत में, तभी वो कॉफ़ी का पेड़ को सिंचाई की गई है और वहीं से कॉफ़ी का बीज आया है। तो उसमें जो पानी आपको दिख नहीं रहा है, जो किसान देते हैं फसलों को, वो पानी आभासी पानी है। वो उस आभासी पानी की जो अवधारणा कंसेप्ट है, ये एंथनी एलन ने दी थी। ध्यान रखना, यही आभासी पानी है जो टोली एलन ने 1993 में ये कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम सवाल है जो, भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाली दो विषम युग्मजी फल मक्खियों के बीच एक द्विसंकर क्रॉस बीबीई गुणा बीबीई में बीबीई जीनोटाइप प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर आपको क्रॉस कराना है इनका, तो आप करा दीजिएगा इनका क्रॉस। यहाँ पर ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं अपन, इन आपस को क्रॉस कराएंगे ना, दोनों जनकों का जीनोटाइप, ये दो ही सेम टाइप है, इनका जीनोटाइप क्या है? बीबीई है। तो इसके गैमेट्स क्या बन सकते हैं? बीबीई जीनोटाइप दोनों का समान है। गैमेट्स क्या बन सकते हैं? ये कैपिटल बी कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई, स्मॉल बी स्मॉल ई, ये चार ही जीनोटाइप युग्मक बन सकते हैं, गैमेट्स बन सकते हैं प्रत्येक जनक से। अब इन चार गैमेट्स को, चार युग्मक को आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो इस टाइप से आपको क्रॉस कराना है, ठीक है। ये एक साइड ले लिया, ये बी ई बी बी बी, ये चारों को एक साइड ले लिया और उसके बाद नीचे ले लिया आपने कॉलम फॉर्मेट में, रो फॉर्मेट में। अब दोनों को आपको क्रॉस कराना है, तो सबसे पहले इन दोनों का करा दिया, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को आ जाएगा ये। तो बी बी को पास में लेना है और ई को यहाँ पर इस प्रकार पास में लेना। उसके बाद इसका और इसका हो जाएगा, यहाँ पर इसका और इसका हो जाएगा। इस टाइप से आपने जब क्रॉस कराया इन सभी का, तो आपको पूछा है कि कैपिटल बी कैपिटल ई कितनी बार देखने को मिला। आप कहेंगे कैपिटल बी कैपिटल ई, तो ये आपका
यहीं पर एक बार ही देखने को मिला। तो टोटल कितने यहाँ पर युग्मक बन रहे हैं? तो टोटल 16 बन रहे हैं। 16 में से कैपिटल बी कैपिटल ई कितनी बार है? तो एक बार है। तो 1/16 इसकी हो जाएगी संभावना। विकल्प एक करेक्ट है। जीनोटाइप प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? 1/16 हो जाएगी, एक वाला करेक्ट है। तो ये 75 क्वेश्चंस आपने देखे हैं जो काफ़ी टफ डीप से पूछे गए हैं। डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ लिया है कि डायरेक्ट पूछ लिया भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, आप कह दिए छोटी आंत। तो इस टाइप से वाले ये फैक्ट बेस्ड स्टैटिक जीके वाले नहीं पूछा, अंदर से कंसेप्ट से पूछ लिया। और विशेषकर सन वाले सवाल ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं कि कौन सी खोज कब हुई, और वो भी काफ़ी ओल्ड टाइप के। तो इस टाइप से याद रखना थोड़ा टफ रहता है। तो ये पैटर्न आपने जाना है जो CHSL 1 से 11 जुलाई को हुआ 2024 में। अभी लेटेस्ट आपके 2024-25 में जो भी एग्जाम्स होंगे साइंस के पोर्शन में इस टाइप से सवालों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। 75 सवाल यानी एक से अपने 2 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट्स नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। और यदि आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हो, ऑफर चल रहा है, TTC के कूपन कोड वहाँ पर यूज़ कर लेना। यदि रिन्यू वगैरह कराते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।